हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ गुरु और चेला। तो आप लोगों को पता है ये हमारी एक कविता है, बहुत अच्छी सी कविता है जिसमें एक गुरु और चेले की कहानी दी हुई है कि वो कहाँ गए थे, उनके साथ क्या क्या हुआ था, है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कविता को। पाठ नंबर 12, गुरु और चेला। इस कविता का नाम है गुरु और चेला। गुरु समझते हैं ना सभी बच्चे। जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में आपने फ़ोटो देखे हो या जैसे आप चाणक्य वाला नाटक देखते हैं तो गुरु होता है एक साधु संत वगैरह टाइप में होते थे गुरु लोग, और जो उनके शिष्य होते थे, जो उनके पास पढ़ते थे या उनके पास ज्ञान लेते थे, उनको बोलते थे चेले। ठीक है, तो उनके बहुत सारे चेले होते थे। ठीक है, तो गुरु और चेला उन्हीं के बारे में एक कहानी है ये, जिसे कविता के रूप में दिया गया है। गुरु एक थे और था एक चेला, यानी कि एक गुरु था और एक चेला था। चेला यानी कि शिष्य। चले घूमने पास में था न ढेला। अब वो दोनों चल तो पड़े घूमने के लिए। जैसे आप लोग मान लिया जाते हैं ना कहीं कहीं घूमने, जैसे छुट्टियां होती हैं आप लोग घूमने निकल जाते हैं, कोई आगरा जाता है, कोई जयपुर की तरफ जाता है ना। तो वो लोग भी घूमने तो चल पड़े थे, लेकिन उनके पास एक भी धेला नहीं था। धेला यानी कि पैसा। देखिए जैसे आपने सुना होगा ना, आपने देखा भी है, 1 पैसा 2 पैसा, है ना, 50 पैसे जिसको अठन्नी बोलते हैं, 25 पैसे जिसको चवन्नी बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, सिक्के देखे ना आपने। तो ऐसे ही पुराने ज़माने में क्या होती थी, आपने सुना होगा ना, कौड़ी, फूटी कौड़ी। अगर सुना नहीं है तो इसकी कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, जैसे मैं तो तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा, तुमने तो 1 धेले का काम भी नहीं किया, है ना। जो बड़े बुजुर्ग लोग वगैरह हैं वो क्या करते हैं, ऐसी कहावतों को यूज करते हैं। तो धेला क्या होता था, ऐसा ही पुराने ज़माने में एक सिक्का होता था। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, धेला, जैसा आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। चले चलते चलते मिली एक नगरी। अब वो चलते चलते कहाँ पहुँच गए, एक नगरी में पहुँच गए। यानी कि नगरी यानी कि एक नगर। जैसे आप लोग जाते हैं ना एक शहर से दूसरे शहर में, रोहतक से आप चले हो, फिर चलेंगे तो कहीं भिवानी आ जाएगा, कहीं हिसार आ जाएगा, कभी दिल्ली आ जाएगा ना। तो वो भी ऐसे चल रहे थे पैदल 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 पैदल, और वो एक नगरी में पहुँच गए। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। अब देखिए वो जिस नगरी में पहुँचे थे, जिस नगर में, जिस शहर में वो लोग पहुँचे थे, वहाँ पे क्या था, वहाँ की जो सड़कें थी वो चमाचम थी। चमाचम यानी कि जैसे साफ सुंदर शहर होता है तो सड़कें चमकती है ना, सुंदर लगती हैं, तो हम बोलते हैं ना यहाँ की सड़कें तो बड़ी चमकदार है। चमकदार यानी कि साफ सुथरी होती है। और डगरी, डगर होती है, जैसे एक तो होता है रोड, सड़क, और एक उसके साइड में रास्ता होता है जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा, तो वो उसको बोलते हैं डगर। यानी कि वहाँ की जो सड़कें थी और जो वहाँ के रास्ते थे सारे, वो सारे क्या थे, चमाचम थे, यानी कि बहुत साफ सुंदर थे। आगे कह रहा है, मिली एक गवालिन धरे शीस गगरी। गवालिन होती है गवाले की पत्नी। गवाला क्या होता है, जो गाय पालता है, गाय का दूध निकालता है, उनको चराने के लिए लेकर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गवाला। और जो गवाले की पत्नी होती है उसको क्या बोलते हैं, गवालिन। ठीक है, तो ये लिंग बदलने में भी हो जाएगा। गवाला का लिंग बदल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गवालिन। धरे शीस गगरी। धरना यानी कि सिर के ऊपर रखना, शीस मतलब सिर, और गगरी मतलब मटकी। तो वो ग्वालिन जो मिली उनको, उसके सिर पर क्या रखा हुआ था, उसने एक मटकी रखी हुई थी। ठीक है, उसकी मटकी में दूध भी हो सकता है, गाय का पानी भी हो सकता है, तो उसके सिर पर क्या था, एक मटकी रखी हुई थी। गगरी मतलब मटकी, शीस मतलब सिर। गुरु ने कहा तेज गवालिन न भगरी। अब वो उसको जल्दी होगी कहीं जाने की, तो वो तेज तेज चल के कहीं जा रही थी। तो गुरु ने कहा गवालिन इतनी तेज तेज मत भागो, पहले हमारी बात सुनो, हमें कुछ बता के जाओ। तो गुरु ने कुछ पूछने के लिए उसको रोक लिया गवालिन को। बता कौन नगरी, बता कौन राजा। अब देखिए वो पैदल पैदल चल के आए थे। आजकल तो क्या है, आप लोग साधनों में जाते हो, शहरों के नाम भी लिखे हुए होते हैं,
तो वो जो गुरु और चेला पैदल पैदल पहुँचे थे उस नगरी में, तो उनको पता नहीं था ये कौन सा शहर है, कौन सी नगरी है। तो उन्होंने उस ग्वालिन को इसीलिए रोका था। वो यही पूछ रहे थे कि तुम बताओ कि ये कौन सा नगर है, यानी कि इस नगर का नाम क्या है। बता कौन राजा, यानी कि यहाँ का जो राजा है। आपको पता है ना, पहले राजाओं का राज होता था, अलग अलग एरियाज होते थे उनके, अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग राजाओं का राज होता था। तो उन्होंने भी यही कहा कि इस नगरी का क्या नाम है और इस नगरी के ऊपर जो राज करता है उस राजा का क्या नाम है। तो वो ग्वालिन से पूछ रहे थे गुरुजी कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सुंदर सुंदर सड़कें हैं, रास्ते भी सुंदर हैं, महल भी सुंदर सुंदर बने हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कौन से राजा का सुयस का बाजा बज रहा है, यानी कि ऐसा अच्छा राजा कौन सा है जिसका यश चारों तरफ फैला हुआ है। यश यानी कि जिसकी अच्छी अच्छी अच्छाई की जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं चारों तरफ की, सड़कें भी सुंदर हैं, नगरी भी सुंदर है। तो इसका मतलब है कि राजा भी बहुत अच्छा होगा, है ना, उसने अच्छा अच्छा काम करवा रखा है। तो इसी को बोलते हैं किसी का यश फैलना, जो अच्छे अच्छे काम करता है उसका यश चारों तरफ, उसकी बातें, है ना, उसका किया हुआ काम चारों तरफ दिखता है, तो उसी को बोलते हैं यश। तो उन्होंने भी यही कहा कि जिसका यश यानी कि जिसकी अच्छाई चारों तरफ दिख रही है, ठीक है, तो उस राजा का क्या नाम है। कहा भड़के ग्वालिन ने महाराज पंडित। अब आपको पता है ना, पंडितों का सब लोग बहुत आदर सम्मान करते थे पहले के ज़माने में, है ना, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी किसी के घर में वो लोग जाते थे तो वो बहुत उनका सम्मान करते थे। तो ग्वालिन ने भी आगे बढ़ी, ग्वालिन उसको प्रणाम किया, पंडित जी को, महाराज को, और उन्होंने कहा महाराजा जी, पंडित जी पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। पंडित जी आप यहाँ पर आप पधारे हो, पधारे मतलब आए हो, है ना। तो उसको प्रणाम किया उसने हाथ जोड़ करके, झुक करके। यह अंधेर नगरी है, अनबुझ राजा है। वो कहने लगी कि जहाँ पर जिस नगरी में आप आए हो ये अंधेर नगरी है, ठीक है, ये कौन सी नगरी है, अंधेर नगरी, और यहाँ का राजा है वो अनबुझ है। अनबुझ यानी कि जिसको, जो सोच समझ के कुछ भी काम नहीं करता है, जो समझदार नहीं है, बिल्कुल भी मूर्खों जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। जब गुरुजी ने उससे पूछा कि राजा का नाम बताओ और नगरी का नाम बताओ, तो ग्वालिन ने उन्हें प्रणाम किया और बोली कि ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा नासमझ है, मूर्ख है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा। टका होता है मुद्रा, जैसे आपको पता है भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, जिसको आप इंडियन करेंसी बोलते हैं ना। सभी देशों की अपनी अपनी करेंसी होती है, इंग्लिश में करेंसी बोलते हैं आप, तो उसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा। तो जैसे भारत की मुद्रा है रुपया। और आपने एक चैप्टर में पढ़ा था ना, वो जो तिब्बत की कहानी के बारे में दिया हुआ था, है ना, तो उसमें आपने पढ़ा जापान की मुद्रा कौन सी है, येन। फ्रांस की मुद्रा कौन सी है, यूरो। इटली की मुद्रा कौन सी है, यूरो। और इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है, पौंड, स्टर्लिंग। तो ये सब अलग अलग देशों की अपनी अपनी मुद्राएं होती हैं, उनकी अपनी अपनी कीमत होती है। जैसे भारत में रुपया चलता है, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा, टका होता है बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश समझते हैं ना, भारत के, ये देखिए पश्चिम बंगाल के साइड में एक छोटा सा देश है ना, जो पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान की तरह, लेकिन बाद में ये अलग हो गया था 1971 में। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। इसका मतलब है कि वो साउथ जो साइड है, बांग्लादेश की साइड है भारत की, वहाँ पर किसी नगरी में पहुँचे हुए थे गुरु और चेला, है ना। तो उन्होंने कहा कि टके शेर भाजी मिलती है। भाजी समझते हैं आप, पाव भाजी खाते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आती है पाव भाजी। भाजी होती है एक तरीके की मिक्स वाली जैसी सब्जी, ठीक है। तो उसने यही बोला कि जो भाजी है वो भी 1 टके की 1 शेर मिलती है। 1 शेर यानी कि 1 किलो। आपने सुना होगा ना, दादी क्या बोलती है, 1 शेर चीनी ले आना, 5 शेर गुड़ ले आना, है ना। तो शेर मतलब किलो, 1 किलो। तो उसने कहा यहाँ पर 1 टके में 1 भाजी मिलती है, यानी कि 1 टके में, जैसे 1 रुपया बोल देते हैं भारत की मुद्रा, जैसे बांग्लादेश में टका चलता था, है ना। तो उसने बोला यहाँ पर भाजी लोगे तो भी 1 किलो 1 टके में मिलेगी, और अगर खाजा लोगे, खाजा यानी कि खाजा होती है एक मिठाई, ये मैदे की मिठाई बनती है, बहुत अच्छी होती है ना, मैदे और चीनी को मिला करके। ये वैसे तो अभी फ़िलहाल हमारे भारत देश में आंध्र प्रदेश की जो है ना वो पारंपरिक डिश है ये,
है ना, बहुत अच्छी होती है। वैसे आजकल तो सब जगह मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसको बोलते हैं खाजा। खाजा यानी कि एक तरह की मिठाई है ये। तो उसने कहा चाहे तो आप भाजी ले लो, वो भी 1 टके की 1 किलो मिलेगी, चाहे आप खाजा ले लो, वो भी 1 टके की 1 किलो मिलेगी। गुरु ने कहा जान देना नहीं है। गुरु समझ गया, जब ग्वालिन ने बताया कि यहाँ का राजा भी मूर्ख है, सारी चीज़ें 1 टके में 1 किलो मिलती हैं, तो गुरु समझ गया क्योंकि वो समझदार था। तो उसने कहा जान देना यानी कि मरना, कोई मुसीबत आती है तो मर जाते हैं ना, है ना। तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं मरना है यहाँ पर रह के, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, मुझे अपने सिर पर कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी। आपको पता है मूर्खों के साथ रहेंगे तो कोई भी मुसीबत आ सकती है। तो उसने कहा मुझे कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, है ना। उन्होंने कहा क्षण यानी कि क्षण, क्षण बोलते हैं ना, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी पता नहीं है। तो उसने कहा किसी भी क्षण यानी कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये अंधेर नगरी है, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। और उन्होंने अपने चेले से कहा कि मेरे मन में मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि यहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। गुरु ने कहा किंतु चेला ने माना। गुरु ने तो बोली कि चेले यहाँ रहना ठीक नहीं है, लेकिन चेले ने नहीं मानी उसकी बात, गुरु की बात, अपने गुरुजी की बात उसने मना कर दिया। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। चेले ने मना कर दिया, कह रहा नहीं मैं तो यहीं रहूँगा। तो गुरु विवश हो गया। विवश यानी कि लाचार, जब आपकी कुछ चलती नहीं है ना। तो गुरु की कुछ नहीं चली, चेले ने मना कर दिया जाने से, तो गुरु विवश हो गया वापस अकेले जाने के लिए। तो गुरु विवश होकर के वापस लौट गया, लाचार होकर के, उसकी चली नहीं चेले पे और वो वापस चला गया। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला। गुरुजी तो चले गए किंतु जो चेला था वो वहीं पर रह गया, उसी नगरी में रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। क्या सोच के वो वहाँ रह गया? उसने सोचा यहाँ पर मैं खूब माल खाऊंगा, है ना, सारी चीज़ें तो सस्ती मिलती हैं, 1 टके में सारी चीज़ें 1-1 किलो मिलती हैं, तो मैं यहाँ पर रह करके खूब माल खाऊंगा और अकेले अकेले मोटा हो जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी तो चले गए हैं, वो तो मना भी नहीं करेंगे, तो मैं अकेले अकेले बहुत मोटा हो जाऊंगा। इसका मतलब वो खाना बहुत पसंद करता था, खाने में अलग अलग चीज़ें, है ना। चला हाट को देखने आज चेला। हाट मतलब होता है बाजार। अब चेले ने क्या किया, अब वो बाजार में देखने चला, देखता हूँ कैसा बाजार है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो हाट मतलब बाजार। तो चेला बाजार में घूमने निकल पड़ा। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। आपको पता ही है बाजार में क्या होता है, भीड़ होती है ना। आप लोग रोहतक में रह रहे हो, किला रोड की मार्केट में जाते हो तो क्या होता है, भीड़ लगी होती है चारों तरफ, कुछ ना कुछ लोग खरीद रहे होते हैं, कुछ दुकानदार आवाज़ें लगा रहे होते हैं, तो धक्का मुक्की होती रहती है। रेल पेला यानी कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, एक दूसरे के तरफ कोई ध्यान नहीं देता, बस भागम भाग लगे रहते हैं सब लोग। तो यही देखा चेले ने कि बाजार में बहुत भीड़ लगी हुई है। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा। वहाँ पर 1 टके में 1 किलो हल्दी मिल रही थी और 1 टके में 1 किलो जीरा मिल रहा था। यानी कि उसने देखा कि हल्दी भी 1 टके में 1 किलो मिल रही है और जीरा भी 1 टके में 1 किलो मिल रहा है। ठीक है। तो जीरा यानी कि आपको पता ही है, आपकी मम्मी सब्जी में डालती है ना, छोंक लगाती है तब। टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। ककड़ी, ककड़ी तो बच्चों को बहुत पसंद है ना। एक ये मोटे वाली ककड़ी होती है और एक ये पतले वाली तर ककड़ी जिसको बोल देते हैं आप लोग। तो उसने देखा, जब वो सब्जी मंडी की तरफ भी गया होगा, तो उसने देखा कि ककड़ी है वो भी 1 टके में 1 किलो मिल रही है और जो खीरा है वो भी 1 टके में 1 किलो मिल रहा है ना। वो देख रहा था क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में। टकेसेर मिलती थी रबड़ी मलाई। लो जी, अब आ गया वो मिठाई की दुकान के आगे और उसने देखा जो रबड़ी मलाई है, रबड़ी मलाई बच्चों को बहुत पसंद आती है ना, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, अच्छी होती है। तो उसने देखा कि जो रबड़ी मलाई है वो भी 1 टके में 1 किलो मिल रही है ना। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई और चेले ने क्या किया, भीख मांग के लाता, उसको जो पैसे मिलते, जो टका मिलता, जैसे आप लोगों के पास कोई भीख मांगने आता तो क्या करते हैं भारत में, रुपया दे देते हैं, 5 रुपये दे देते हैं ना। तो जैसे 1 रुपये में 1 किलो चीज़ मिले तो वहाँ पर टका चलता था, तो 1 टके में 1 किलो चीज़ मिलती थी। तो ऐसे चेला पैसे इकट्ठे करता गया और रोज़ वो रबड़ी मलाई उड़ाता रहा। उड़ाना यानी कि पेट भर भर के खाना,
ठीक है। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा। अब कह रहा है आगे सुनो क्या हुआ, कहानी सुना रहा है ना ये हमें, बहुत अच्छी कहानी चल रही है। तो कह रहा है अब आगे की कहानी सुनो। थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा, क्योंकि वो अंधेर नगरी थी और वहाँ का राजा भी मूर्ख था। तो कह रहा आगे देखना क्या क्या हुआ। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। आपको पता है बारिश होती है तो क्या होती है, ज़ोर ज़ोर की बारिश आ जाती है, कभी ओले आ जाते हैं, कभी धीरे धीरे बिजली चमकती है, कभी ज़ोर ज़ोर से चमकती है, कभी गर्जना होती है, बादलों की आवाज़ आती है ना। तो पानी बरस रहा था, बिजली चमक रही थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, ज़ोर ज़ोर की बिजली चमकने लगी और बरसात आ गई। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, कभी ज़ोर ज़ोर के बादल गरजने लग गए और बिजली भी झमझम झमझम कर रही थी, यानी कि चमक रही थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली, ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकने लगी और बहुत ज़ोर की बरसात आई। गहरी मतलब बहुत ज़ोर की बरसात, बहुत तेज, जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। गिरी राज्य की एक दीवार भारी। आपको पता है ना, राजा का जो राज्य होता था, राजा रहने के लिए क्या बनाते थे, किले बनाते थे अपने, है ना। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो राजाओं के तो बड़े बड़े किले होते थे ना। तो उसके जो किले की, उसके जो राज्य की थी, उसका जो क्षेत्र था, उसकी किले की दीवार थी एक, वो भारी सी मोटी सी दीवार थी, वो गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। तो राजा क्या हो गया, राजा तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर के वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना। सवारी करना यानी कि घोड़े पर सवार होकर। झपट संतरी को डपट कर बुलाया। डपट करना यानी कि डांट लगाना। जैसे आप लोग कुछ गलती करते हैं तो मम्मी पापा डांट लगाते हैं ना, दादा दादी भी डांट लगा देते हैं, टीचर भी डांट लगा देते हैं। तो ऐसे ही राजा ने किसको डांटा, संतरी को। संतरी कौन होता है, पहरेदार, जो राजाओं की पहरेदारी करते हैं, रखवाली करते हैं किले वगैरह की दीवारों के पास, है ना। तो उसने तुरंत उसको, झपट यानी कि तुरंत, उसने तुरंत संतरी को बुलाया और उसको डांट लगाई। क्या बोला, गिरी क्यों ये दीवार, किसने गिराया। उसने कहा कि ये दीवार क्यों गिरी है और इसको किसने गिराया है, ठीक है। उसने संतरी को डांट लगाई कि ये दीवार क्यों गिरी है। कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी, ना मेरा कर्तव्य। अब संतरी ने क्या कहा, संतरी बेचारा डर गया, हाथ जोड़ लिए उसने और उसने कहा महाराज इसमें मेरी कोई खता नहीं है। खता मतलब गलती। उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरा कर्तव्य, और इसमें मैंने भी इसको नहीं गिराया है, ठीक है। ना इसमें मेरी कोई गलती है, ना ही मैंने इस दीवार को गिराया है। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी। उन्होंने कहा कि ये दीवार जो बनी थी तो कमज़ोर थी बहुत, है ना। इसका मतलब अच्छे से दीवार नहीं बनाई थी। इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। वैसे तो आपको पता है जो किले की दीवारें होती हैं बहुत मोटी मोटी होती हैं, बहुत गहरी उनकी नींव होती है ना। तो उसने कहा कि ये तो कमज़ोर दीवार बनाई थी पहले ही, है ना। ये मोटी भी नहीं थी और गहरी भी नहीं थी। घनी मतलब बहुत अच्छी चौड़ी मजबूत सी दीवार नहीं थी ये, इसीलिए गिर गई, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की कहानी सुनने के लिए, है ना, आप वेट कीजिए अगली वीडियो का, और इस वीडियो को फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए। बहुत मज़ेदार कहानी है, ठीक है, जिसको कविता के रूप में दिया गया है।